आज चलिए आज कमोडिटी में आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं इस शो में। वो है टाइटन के ज्वेलरी डिवीज़न के सीईओ हैं अजय चावला है और साथ ही डी वीयर्स की सीईओ भी हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले अजय आपसे मेरा सवाल होगा, जो डी वीयर्स एक लीडिंग डायमंड कंपनी है, इसके साथ किस तरह का कोलैबोरेशन है और इससे तनिष्क को क्या फ़ायदा होने वाला है? डी बीयर्स लीडिंग नहीं लीडर है अपनी क्षेत्र में और तनिष्क अपने क्षेत्र में लीडर है। तो इस कोलैबोरेशन का मतलब है डायमंड मार्केट इंडिया का डेवलप करना। हम पिछले 3 डेकेड्स मतलब 30 साल से तनिष्क ने डायमंड मार्केट में बहुत काम किया है और काफ़ी तरक्की भी की है। अब हमें लगता है कि मार्केट इज़ रेडी टू टेक ऑफ और जैसे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमको लग रहा है कि ये कोलैबोरेशन का बेनिफिट होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को डायमंड के बारे में एडुकेट करें, उनको अच्छी जानकारी दें कि कैसे डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या खासियत है, नेचुरल में क्या फ़र्क है, लैब ग्रोन में क्या है, और कैसे उनको कंसिस्टेंटली एक सही मैसेज दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखने जाएंगे तो कस्टमर जब ज्वेलरी खरीदने आती है, गोल्ड की तो उनको बहुत जानकारी है, लेकिन डायमंड ज्वेलरी के बारे में वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर्स, यंग बायर्स, न्यू बायर्स। तो ये कोलैबोरेशन है, हम कैसे मार्केट को डेवलप करें। दूसरा कोलैबोरेशन है कि हम कैसे उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कि हम पाइपलाइन इंटीग्रिटी मेंटेन करें कि कौन सा क्या है, कैसे कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस दिया जाए। और तीसरा है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं सप्लाई के लिए। डी बीयर्स के पार्टनर्स के साथ हम काम करते ही हैं, लेकिन और कैसे कोलैबोरेटिवली काम करें ताकि हमारी रिक्वायरमेंट भी उनके थ्रू अच्छी तरह फुलफ़िल हो जाए। तो ये कोलैबोरेशन की मल्टीपल रिक्वायरमेंट है। तो इस कोलैबोरेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बट बीइंग अ सीईओ ऑफ डी वीयर्स, व्हाट्स योर व्यू ऑन कंपटीशन फ्रॉम अ लैब ग्रोन डायमंड मार्केट? Yeah, I think first of all, synthetics and natural are two completely different products. I mean, one is rare as an enduring value, the other one you can have as many as you want. And therefore, the way it will serve consumer are different. LGD have a role to play. We have LGD as well in De Beers. We know very well about them, but there is much more potential in industrial. And when it comes for jewelry, it's going to be costume jewelry. It's going to be simple jewelry that you can wear, very simple ones. And they will not have the emotion that it's tied to a natural diamond that has been formed 3 billion years ago and will still be there, in 3 billion years. Those are two different type of product for two different type of consumer. Yeah, so I know, but India is very price sensitive market. That's why I am asking. And natural diamond prices are also falling from quite some time. So what's your price outlook for natural diamond? Actually, when you look at the 5 years that have elapsed, and it's true for our data, I think it's true for Tanish data, the price of natural diamond are quite stable. Okay. And it makes sense that they are stable because there will be less and less diamond coming to us from Mother Earth. There is less and less. This is for a fact. So it is unlikely that the price falls in the future because we will have less of them because they're rare and very, very precious. So of course those two products have different prices because they are very different. So it makes sense that they are different. They don't compete with each other. If we explain well to the consumer what it is, they will find a reason to buy each of them according to their needs. And this is what we observe in the world today. Okay, तो डी वीयर्स के सीईओ को लगता है कि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है और दो अलग अलग पैरेलल मार्केट है, जो लैब का मार्केट है और डायमंड जो नेचुरल डायमंड का मार्केट है। आपसे भी मेरा यही सेम क्वेश्चन होगा, क्या होगा, किस तरह के कंपटीशन जिस तरह के मिल रहे हैं नेचुरल डायमंड से, जिस तरह से इंपोर्ट के नंबर चाइना से आ रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइसेस लगातार नीचे आ रहा है, क्या ऐसे में जो डिजायर है लोगों का नेचुरल डायमंड को लेकर, उसे मेंटेन करना कितना मुश्किल हो रहा होगा आप लोग के लिए? एक्चुअली आपने सही कहा कि सप्लाई बहुत हो गया है लैब ग्रोन में, और नेचुरल में जैसे इन्होंने कहा सप्लाई बहुत कम है, रेस्ट्रिक्टेड। और जो प्राइसेस अगर आप देखने जाएं पिछले 5-6 साल से उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन 5 साल का टोटल पीरियड देखेंगे तो प्राइस स्टेडी रहे हैं और छोटे डायमंड्स में तो बढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से काफ़ी मार्केट सप्रेस्ड रहा। पिछले 2 सालों से पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डायमंड्स में सॉलिटेयर के बड़े कैरेट में थोड़ा उतार आया है, लेकिन उसके पहले वो ऊपर भी उड़ गया था। ओके, तो आगे क्या आउटलुक है? तो आगे का आउटलुक तो इन्होंने बताया आपको
हमारी तरफ से हम ये देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी की डिमांड जो है वो बरकरार है। अब लैब ग्रोन की वजह से शायद नए कस्टमर भी आ सकते हैं या एक्स्ट्रा डायमंड सेल भी हो सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपकी कोई योजना है क्या जो लैब डायमंड में भी आने की आगे? हमारी तनिष्क इज़ अबाउट नेचुरल डायमंड्स, क्योंकि हम ऑथेंटिक रियल वैल्यूएबल ब्रांड है और उनकी वैल्यू बरकरार रहती है। लेकिन जो लैब ग्रोन है शायद उनकी प्राइस घटते जाएगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, उसकी इन्फिनिट प्रोडक्शन हो सकती है। और जो जैसे आपने कहा सप्लाई चाइना से या इंडिया से बढ़ते जा रहा है, लेकिन सप्लाई जब ज़्यादा हो और डिमांड अभी कम है तो उसकी प्राइस गिरनी ही है। और ऐसे कौन कौन से सेगमेंट आपको लग रहे हैं जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल तनिष्क के हिसाब से बेहतर दिख रहा है आने वाले समय में? कहीं और आपके विस्तार की क्या योजनाएं हैं? तनिष्क की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ डायमंड सेगमेंट में है, लेकिन वेडिंग मार्केट में भी हैं, और वेडिंग में भी आजकल डायमंड खरीदने लगे हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं। इंडिया इज़ लैंड ऑफ मेनी सिटीज़, सो उसकी भी ग्रोथ है, इंटरनेशनल की भी ग्रोथ चल रही है। और बाकी ब्रांड्स जो हमारे पास हैं, पोर्टफोलियो है, लग्जरी में जोया है, मिया है और कैरेट लेन इन द मॉडर्न सेगमेंट, तो सभी सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी लार्ज। सो वी सी many ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी हैव शेयर्ड इट इन आवर इन्वेस्टर कॉल्स एंड एनालिस्ट डे ऑल्सो कि अगला नेक्स्ट 5 years वी सी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अजय, एक मेरा सवाल बिल्कुल अलग होगा, हालांकि डायमंड से रिलेटेड नहीं है। जिस तरह से वन नेशन वन गोल्ड प्राइस की बातचीत कर रही है, एक मेजर एक लीडिंग प्लेयर होने के नाते आपको क्या लग रहा है, ये सही होगा? पूरे देश में सोने का एक भाव होना चाहिए? देखो देश की अलग अलग भागों में डिमांड अलग है क्वांटिटी की। साउथ में देखा जाए तो बहुत डिमांड है, नॉर्थ या ईस्ट में देखा जाए तो गोल्ड की डिमांड अलग है। इसलिए हिस्टोरिकली गोल्ड की प्राइसेस हैं अलग क्षेत्रों में अलग अलग रही हैं। अब वन इंडिया वन गोल्ड रेट, उससे ज़्यादा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो गोल्ड आपको मिल रहा है उसकी प्योरिटी हो, तो वो तो हो चुका है हॉलमार्किंग। एक ही गोल्ड रेट हो पूरे कंट्री में, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, वो तो कस्टमर के ऊपर है एंड डिफरेंट प्लेयर्स आर देयर। आप सपोर्ट करते हैं या नहीं? हाँ या ना में सर जवाब दीजिएगा। सर वी आर डूइंग कंसिस्टेंट गोल्ड रेट्स इन डिफरेंट मार्केट्स, क्योंकि वी हैव टू वर्क विद द लोकल मार्केट। अगर किसी मार्केट में गोल्ड रेट कम है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी प्राइस्ड वेरी हाई। एंड गोल्ड रेट पे बहुत सारा इलीगल इंपोर्ट भी आ रहा है, उसकी वजह से गोल्ड रेट डिस्काउंटिंग भी बहुत होती है। सो एज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कंप्लायंट होने के नाते वी हैव टू मैनेज आवर ओन प्रॉफिटेबिलिटी। So one India, one gold rate is good if you are able to acquire gold at the lowest price in many different ways, which is very difficult. एक लीडिंग प्लेयर के तौर पे आप क्या हमारे जो शॉपर्स है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कोई ऐसे 4-5 टिप्स जो देना चाहेंगे जो नए खरीदार आना चाह रहे हैं मार्केट में? आई थिंक जहाँ पर से भी आप ज्वेलरी खरीदो, यू शुड बी श्योर इट इज़ ट्रस्टेड, उनका गोल्ड रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड हो, उनका डायमंड्स रिस्पॉन्सिबल हों और उसकी वैल्यू रहे, ताकि जब आप वापस अपनी ज्वेलरी कुछ साल बाद लेके जाएं तो उसका आपको फुल वैल्यू मिलना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट। दूसरा, अगर ब्रांडेड प्ले है तो आपकी प्रोटेक्शन बेटर है। और तीसरी ये कि उसकी डिज़ाइन और उसकी कस्टमर सर्विस और क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिल को छू जाए, यही इम्पोर्टेंट है। What kind of potential you are seeing in Indian market? Well, the Indian market has huge potential because it is a jewelry market. There is a cultural relevance of jewelry here. It is a very growing market in terms of the upper middle class, which is the first one that's going to acquire or wants to acquire diamond. It is a very low penetration. I mean, over 10 people, only one has ever bought a diamond in this market. And today, it is a very small diamonds market. So if you put all of this together, it's the market with the biggest potential in the world, I think. Thank you so much. Thanks a lot. ज्वेलरी
मार्केट का मूड जानना फेस्टिवल सीजन से पहले बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम पहुंच चुके हैं देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार में। वहां का क्या मूड है, ज्वेलरी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की डिमांड है, क्या पूरा ओवरऑल सिनेरियो है, समझते हैं। एक पॉपुलर ज्वेलर हमारे साथ हैं, यूटीजेड के चेयरमैन कुमार जैन साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर क्या चल रहा है आजकल ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड, सबसे पहले बताइए किस तरह का डिमांड सिनेरियो है, ड्यूटी कटौती के बाद किस तरह से डिमांड में रिवाइवल आया है? एक लोगों का उत्साह बढ़ गया है कि सोना आगे जाने, जैसे भी जो आगे जाएगा वैसे एक बड़ी तेजी आएगी। इस तेजी के मूड से लोग शादियों की खरीदारी भरपूर करने में लगे हुए हैं। लोग बड़ी ज्वेलरी बहुत बड़ी जा रही है और छोटी ज्वेलरी भी जा रही है ऐसे ही, और कॉइन साथ में बुलियन भी बिक रहा है। लोगों के दिमाग में ऐसा है कि सोना तेज हो जाएगा, शायद हम आगे के भाव में, हमारी शादियाँ हैं अगले इस नवंबर से शादियाँ शुरू हो रही है और इस शादियों के लिए भरपूर खरीदारी। अब मैं आउट ऑफ मतलब अनइमेजिनरी शादी करा की हो रही है। आज शांत मामला बैठा हुआ, लेकिन हर रोज़ आप आएंगे देखेंगे कि आपके पास खड़े रहने को, बात करने को जगह नहीं है। इतना काम भरपूर लगा हुआ और सब बड़ी बाइंग है, सब सेट और बंगड़ी में ले रहे हैं। ऐसे चूड़ी और सेट्स के बड़े बड़े बायर्स हैं हमारे पास में। ओके सर, इंपोर्ट ड्यूटी घटने से जो दाम कम हुए हैं उसका असर है या कुछ और? नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी तो एक बहाना था, उससे दाम घटे नहीं है। उससे दाम आज 74,600 ग्रे मार्केट में भाव है और बिल में भाव उससे भी ज़्यादा है। तो ये देखकर तेज़ी, एक प्रकार की जियोपॉलिटिकल कारणों से एक ज़बरदस्त तेज़ी आ रही। आज इजराइल ने ईरान पे अटैक की तैयारी की थी, ये भी एक बड़ा कारण बना। वहाँ डॉलर इंडेक्स घट गया, डॉलर घट रहा है, सोना इंडियन करेंसी बढ़ रही है, सब कारण बने हैं। और गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगी ऐसा लोगों के दिमाग में आ गया है। तो इसकी वजह से सोने में एक ज़बरदस्त तेज़ी है और तेज़ी से लोगों का बुलियन भी बाइंग है और लोगों की ज्वेलरी भी बाइंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ओके, प्राइस को लेकर क्या लग रहा है सर, किस तरह की चाल दिख रही है यहाँ से? मेरे को यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली तेज जा रहा है और सोना कल 74,100 था, आज 74,600 हुआ है। इस तरह 80,000 तक दिवाली तक पहुँच जाएगा। ओके, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी में भी एक तेजी है, चांदी 1,15,000 तक जाएगी। अभी भी इस समय 86-87 का भाव चल रहा है और धीरे धीरे 2-2 हज़ार रुपया चांदी में तेजी आ रही है। इस तरह चांदी भी तेज होगी। ओके सर, देश भर में बातचीत चल रही है कि वन नेशन वन गोल्ड रेट की बातचीत कही, हर पूरे देश में एक ही भाव हो सोने का। आप क्या इसे सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, सही आइडिया अच्छी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, त्रिभुवन दास भीम जी हैं, अपन वामन हरी पेटे हैं, कल्याण हैं, उनके अपने रेट है, कल्याण ज्वेलर सब वो अपने रेट है। वो लोग प्योर, जो प्योर का भाव रहता है वो भाव लेते हैं और मजूरी वो लोग 1,700 रुपये ग्राम मजूरी चार्ज करते हैं। जो हमारे यहाँ पे कस्टमर वो भाव दे नहीं पाता है और हम लोग 22 कैरेट का भाव लेते हैं। आज 69 का रेट हमने यहाँ कोट किया हुआ, सुबह से तो वही भाव चला रहे हैं। तो आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अगर वन लाइन में अगर पूछे सर? बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। वन नेशन वन रेट बिल्कुल होना चाहिए ताकि कस्टमर को फ़ायदा हो। और इंटीरियर में और भी ऊंचा भाव लेते हैं। जो ग्रामीण विस्तार है वहाँ पे इससे कई गुना भाव ज़्यादा हो जाता है, जो बेचारे कस्टमर को मार पड़ती है। तो डेफिनेटली कस्टमर का फ़ायदा नहीं हो, वो जरूरी है कस्टमर का फ़ायदा हो कैसे भी। ओके सर, ये ज्वेलरी में आप लोग प्राइस कैसे तय करते हैं कि कितना प्राइस इसका होना चाहिए, कैसे ओवरऑल कैलकुलेशन है? वो सिंपल है, जैसे ये चेन है, इसका वेट कितना है, ये चेन है, इसका 30 ग्राम वेट है अंदाज करीबन। तो 30 ग्राम मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मेकिंग चार्ज, उसके हिसाब से उसका चार्ज लगता है। ओके ओके जी। और डिजाइन के बारे में कैसे डिसाइड करते हैं? कस्टमर का ट्रेंड, उनके फीडबैक के आधार पे डिजाइन तय करते हैं? चेनें लगी हुई है, सब एक अलग अलग डिजाइन है, इस तरह से सब अलग अलग वैरायटी है और हर एक के चार्ज अलग है। कुछ अलग जैसे महंगी रहती है, इम्पोर्टेड आती है, ये महंगी चार्ज महंगी डिज़ाइन है, इसमें रोडियम किया हुआ, इसके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। और ये नॉर्मल चेन है, इसके चार्जेस कम लगते हैं। ओके सर, अगर सुबह में आप अपने जब स्टोर्स खोलते होंगे तो आज मैं गोल्ड का क्या भाव ग्राहकों के लिए रखूंगा, ये कैसे तय करते हैं? वो हमारे एसोसिएशन से नक्की हो जाता है। कौन से एसोसिएशन से? इंडिया बुलियन ज्वेलर्स तो एसोसिएशन। जो खरीदार हैं वो घर पे क्या देख के आए कि मुझे यही भाव मिलेगा? इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन अपने भाव के लिए प्रचारणा करता है और वही रेट हम भी मानते हैं। तो सेम रेट या इस पे कुछ मार्कअप भी रखते हैं? वो होलसेल रेट तो नहीं, थोड़ा मार्का, थोड़ा फर्क रहता है, 2% के आसपास। 2% के आसपास फर्क रहता है। ओके, जो गोल्ड के खरीदार आपके यहाँ खरीदारी करने आते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव है आपके? नहीं, बिल्कुल से सोना बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा ये भाव बेस्ट बढ़िया भाव है।
ये भाव में लोगों को लेना चाहिए। हमने 30,000 के भाव में भी लोगों का, जब कोविड आया तब 30,000 का भाव था सोने का, तब से लेके आज तक हम ये दोहरा रहे हैं कि सोना लो नहीं तो रह जाओगे। एक अच्छा मौका मिला था लोगों को, आज भी ये भाव में भी लोगों को मौका है। कल उठ के दिवाली पे 80,000 होगा सोना, तो इस समय 74 का भाव है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उससे भी 6,000 रुपये का फ़ायदा होता है। आदमी सोचता है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो, जरूर उसको बेनिफिट मिले। ओके, तो ये थे कुमार जैन साहब, यूटीजेड के चेयरमैन। उनका कहना था कि गोल्ड मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, मूड काफ़ी अच्छा है। एक तो भाव भी कम हो गए हैं, शादियों की खरीदारी, त्योहारी सीज़न शुरू होते ही खरीदारी जम के हो रही है और ये ट्रेंड चलता रहेगा। इनको लगता है कि दाम आगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो चलिए, शुक्रिया कुमार जैन सर, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए। थैंक यू सो मच सर। गोल्ड पर गोल्डन वर्ड्स और सिल्वर की बताएंगे सिल्वर लाइनिंग। कम्युनिटी मार्केट, कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी, क्या दिक्कत हो रही है? बेस मेटल्स के लिए बनेंगे मेटल डिटेक्टर और कच्चे तेल का बताएंगे पूरा खेल। ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुल डालमिया। देखिए एग्री मार्केट की हर बात मेरे यानी विष्णु मोहन के साथ ET Now स्वदेश पर। चांदी भी इस दिनों में काफ़ी चर्चा में है और ख़ास करके क्योंकि जिस तरह के इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे इमर्ज हो रही है, ज्वेलरी डिमांड इमर्ज हो रही है, उसके बाद से अब सवाल उठता है कि चांदी की चाल आगे किस तरह से हो सकती है। तो इस बार हमने तय किया है कि चांदी पर ही चर्चा की जाए और मैं हूँ इंडिया के सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार में, और जवेरी बाजार में भी चांदी के सबसे लीडिंग कारोबारियों में से एक सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता हमारे साथ खुद मौजूद है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश के लिए। सर, चांदी की आज चर्चा करते हैं। शुरुआत बेसिक सवाल से करते हैं। जो शॉपिंग करना चाहते हैं चांदी को लेकर, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? 5 ऐसे गोल्डन टिप्स दीजिए, एक वन लाइनर टिप्स दीजिए। चांदी कभी भी बाइंग करो, इंसिस्ट ऑन हॉलमार्किंग। सबसे बेसिक है कि आप जो माल ले रहे हो उसकी शुद्धता गारंटेड हो जाता है। अगर सर छोटे, आप तो बॉम्बे में बैठते हैं, जवेरी बाजार में बैठते हैं, लेकिन छोटे शहरों में तो उस तरह के हॉलमार्क वाले बहुत कम बेचते हैं ज्वेलर्स। ये एक मिथ है कि हॉलमार्किंग होती नहीं, हॉलमार्किंग बहुत महंगी है। जब आप मांगोगे तभी तो जाके वो आगे जाके वो हॉलमार्किंग करना चालू करेंगे। आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो वो कैसे करेंगे? तो लेकिन उसकी प्योरिटी कैसे चेक करें कि वो असली हॉलमार्क किया हुआ है या नकली? उसके लिए कोई BIS का तो ऐप है नहीं? नहीं, BIS का ऐप नहीं है, मगर BIS का हॉलमार्किंग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है, नीचे BIS का मार्क लगता है। तो वो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हॉलमार्क की हुई चांदी में? क्या क्या चीजें हॉलमार्क की हुई जो चांदी रहती है उसमें क्वालिटी मेंशन की हुई रहती है, BIS का हॉलमार्क रहता है, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है और कौन से साल में बनाया हुआ। तो ये 4 मार्क्स रहते हैं हॉलमार्किंग के हर एक चांदी के प्रोडक्ट्स पे। तो ये आपके ज्वेलर जिससे भी माल लेते हो आपको ट्रस्ट करो, और हॉलमार्किंग में इंसिस्ट करने में कोई खराबी नहीं है। ओके, तो BIS का लोगो देके, किस साल में किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया वो देखे, कितनी प्योरिटी है वो आप देख सकते हैं। सर, चांदी की प्राइसिंग जब आप लोग तय करते होंगे तो कैसे तय करते हैं? जी, चांदी की प्राइसिंग जो होती है ना, एक इंटरनेशनल मार्केट होती है, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी क्या लग रही है, रुपी रेट क्या होता है, वो डिफाइन करके एक चांदी का इंपोर्ट कॉस्ट आता है। इंपोर्ट कॉस्ट के बाद में एक ट्रेडिंग होते होते एक नॉर्मल ज्वेलर के पास एक चांदी की प्राइस डिफाइंड होती है। काफ़ी एसोसिएशन होते हैं, जैसे इफ्जा हो गई, एक बेंचमार्क प्राइसिंग रिलीज़ करती है। तो एक बेंचमार्क प्राइसिंग हो गई चांदी की बर्तन बेचने के लिए। तो वो प्राइसिंग के ऊपर हर एक अपने ज्वेलर अपने हिसाब से मेकिंग चार्जेस लगाता है, वो मेकिंग चार्जेस लगा के आगे सामान बेच रहा है। तो मेकिंग चार्ज कितना रहता होगा चांदी पे? हर एक प्रोडक्ट के वाइज होता है ना। अब जैसी इंट्रिकेसी होती है, एनीवे बिटवीन आप समझ लो 5% से चालू होता है वैल्यू एडिशन, और जाने 20-25 तक वैल्यू एडिशन चार्जिंग होती है। ओके, जितने प्रोडक्ट की इंट्रिकेसी होती है, क्या क्वालिटी डिजाइन होती है, बहुत कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिस पे डिसाइड होता है कि चांदी की प्राइसिंग कैसे होगी। ओके, अगर ये बार ले या कॉइन ले, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मेकिंग में आपको कलाकारी करनी नहीं है, तो इसमें मेकिंग चार्ज कितनी रहती होगी? बार कॉइन्स बोलो ना कि डिपेंड्स अपॉन कौन सा ले रहे हो। आप समझ लो 5 से 7% एक वैल्यू एडिशन होता है खाली।
5 से 7%। हाँ इतनी अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग आप देखो कौन से रिटेल स्टोर पे जाते हैं हर एक के तो मार्जिन बार का में अगर रॉ बार है बिल्कुल तो हो सकता है कि 2-3% भी हो। 1% पे भी हो जाता है। चांदी का दाम हो गया उसके ऊपर 1% लग के हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ। सर अब बात करते हैं डिज़ाइन को लेकर। अब डिज़ाइन आप लोग कैसे तय करते हैं कि ये डिज़ाइन क्या इस साल की पॉपुलर डिज़ाइन है, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? चांदी में डिज़ाइन को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है और आप लोग तय कैसे क्या करते हैं कि चांदी इस डिज़ाइन की आज बनानी चाहिए? जी हर एक चांदी में कोई भी आप व्यवसाय में हो तो उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का फीडबैक क्या है, वो क्या चीज़ मांग रहा है, किस टाइप के ट्रेंड चल रहे हैं। आज जैसे यंगस्टर्स हैं उनकी डिमांड अलग होती है। जैसे आप कस्टमर्स आपके स्टोर पे आते हैं वो बोलते हैं इस टाइप की चीज़ प्रोडक्ट है कि नहीं, तो वो सब इनपुट्स को हम लोग इकट्ठा करके और फिर बाद में इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स और डोमेस्टिक मार्केट ट्रेंड्स क्या है वो दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग चालू होती है। तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग को जो डिज़ाइनर होते हैं उनको यूजेबिलिटी और फंक्शनलिटी नहीं मालूम पड़ती, वो तो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग बैठते हैं साथ में उसको फंक्शनल कैसे बनाना है, वो एक्चुअली यूज़ करने में कैसे क्या दिक्कत आएगी, वो सबको इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक राइट प्रोडक्ट बनता है। ओके, चांदी के रीसेल वैल्यू की बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई चांदी है, मैं आपके स्टोर्स पे आता हूँ या किसी भी रिटेलर के स्टोर में जाता हूँ, तो उसके बाईबैक की पॉलिसी क्या होती है, रिटर्न यानी एक्सचेंज वगैरह की क्या पॉलिसी होती है? हर एक स्टोर की एक बाईबैक पॉलिसी अलग होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है सर्टिफाइड होता है, और हर एक स्टोर का एक बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है स्टोर के अंदर, वो स्टोर प्राइस पे लोग प्रोडक्ट बाई करते हैं। तो जैसे आपका सामान होगा समझ लो 92.5 का या 93% का जो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड है, जो करंट मार्केट रेट रहेगा उनका बाइंग और सेलिंग का रेट रहेगा उसके ऊपर 93% करके वो एक्सचेंज कर लेते हैं। काफ़ी ज्वेलर ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं लगता है। ओके, तो आप बोला प्रोडक्ट रिप्लेस करो, आप एडिशनल मेकिंग चार्जेस दे देते हो, उसमें कवर हो जाता है पूरा। ओके सर, चांदी की डिमांड की अगर बात की जाए तो किस किस तरह के प्रोडक्ट अभी मार्केट में मौजूद है और किस किस तरह की डिमांड यहाँ पे अभी? इसी चांदी की एक सबसे बड़ा जो मार्केट होता है ना, वो एक पूजा आइटम्स का मार्केट होता है, जो एक मूर्तियाँ हो गई, मूर्ति हो जाएगी, वो सबसे बड़ा एक मेजर पूरा पूजा सेट, वो एक सबसे बड़ा मतलब ये ऐसे होता है कि आप 12 महीने चलने वाला है, क्योंकि आप हर एक ओकेजन कभी भी घर पे त्यौहार होता है तो उसमें ही होता है। सेकेंड चीज़ होती है चांदी की, जैसे बर्तन हो गए, चांदी के डिनर सेट्स हो गए, ग्लास सेट्स हो गए, भी आजकल काफ़ी अच्छे चलते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी जो नई डेवलप हो रही है काफ़ी, जैसे शो पीसेज हो गए, मास्टर पीसेज हो गए, डेकोरेटिव पीसेज, डेकोरेटिव आइटम। तो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैं अगर समझ लो पेंटिंग लेता हूँ, 4-5 लाख की पेंटिंग में खर्चा करता हूँ, ये करता हूँ, तो इससे चांदी का प्राइस भी बढ़ रहा है और एक वस्तु इन्वेस्टमेंट वैल्यू डेकोरेटिव आइटम के तौर पे वो भी हो जाता है। आपको अब दिख भी रहा है कि एफ्लुएंट हो, आप उस तरह के पावर भी दिखा सकते हैं। और एक और चीज़ अपन जो नया ट्रेंड चालू हुआ है लोगों का, काफ़ी चांदी के सोफा सेट बना लो, जहाँ पे घर बड़े होते हैं, विलास होते हैं, तो लोग बोलते हैं चांदी के सोफा क्यों नहीं ले लो। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी चांदी के यूज इनकम ग्रुप बढ़ रहे हैं देश में, उस हिसाब से दायरा भी चांदी का बढ़ रहा है। ये तो हो गया सर हाउस होल्ड यूजेज की बात हो गई। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेज की। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल कितना है चांदी का? चांदी जो मेजॉरिटी कमोडिटी, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल कमोडिटी। इंडस्ट्रियल कमोडिटी इसलिए बोलना चाहते हैं बिकॉज चांदी का मेजॉरिटी यूज़ होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। आज की रेट में जो सबसे मेजर जो कंजप्शन चल रहा है काफ़ी टाइम से वो चल रहा है, वो सोलर इंडस्ट्री में चल रहा है। सोलर के जो पैनल्स होते हैं उसमें चांदी का काफ़ी यूज़ होता है, और रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गया, और काफ़ी मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, उसमें चांदी काफ़ी यूज़ होती है। ओके, प्राइस पॉइंट से अगर देखें तो किस तरह का ट्रेंड आपको लग रहा है? क्योंकि डिमांड में उम्मीद थी कि बहुत अच्छी डिमांड रहेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल नंबर जिस तरह के आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नंबर, चाहे वो चीन के हो, यूएस के हो या यूरो जोन के हो, तीनों कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मगर आप ये देख रहे हो, मगर फ्लिप साइड देखोगे तो इस साल के जो नंबर्स हमको जो दिख रहे हैं, इस साल चांदी में रिकॉर्ड डेफिसिट होने वाला है। लगातार 4th ईयर है जो डेफिसिट की, और इस बार का रिकॉर्ड का डेफिसिट बहुत काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो आप ये देखो कि भले इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो रही है, मगर चांदी का जो यूजेस है अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो बढ़ रहा है। आज इंडिया देखने जाए तो इंडिया सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है चांदी की बर्तन और ज्वेलरी के लिए, और वो जो अच्छे पेस पे बढ़ रहा है। तो ये एक छोटा सेगमेंट हो गया, मगर इंडस्ट्रियल जो कमोडिटी देखने जाए उसका सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो डेफिसिट क्यों हो रहा है? जब कहीं ना कहीं तो डिमांड बढ़ रही है, भले आप काफ़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो चल रही है, तो उससे चांदी की डिमांड कम यूज़ हो रही है। मगर आप सोचो कि जब वो भी इकोनॉमीज बढ़ने लग जाएगी, तब चांदी में ग्रोथ कितनी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर। अब चांदी के प्राइस की बात करते हैं, क्या लग रहा है अगर इस तरह का सिनेरियो है, डेफिसिट की स्थिति है, लगातार जो डिमांड का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है चांदी में, क्या लग रहा है प्राइसेस किधर जाएंगे साल अंत तक? हमें लग रहा है करीब 95,000 से 96,000 इमीडिएट में लग रहा है कंजर्वेटिव में चांदी आनी चाहिए। और नीचे में डाउन साइड देखेंगे तो 78 से 79 में काफ़ी बार बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी रेंज है वहाँ पे बाइंग करने के लिए। जैसे अभी भी देखने जाते हैं नीचे में 79 हुई थी और अभी 86,000 चल रही है, तो वो रेंज पे अच्छी स्ट्रेंथ है। मगर एक ये देखने जाएंगे जो ऊपरी स्तरों पे
इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने के चांसेस और ज़्यादा है। जब अगर चांदी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोग जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो सोचेंगे कि रिप्लेसमेंट कब। सब्सटीट्यूशन कैन नॉट कम इजीली बट इट विल टेक सम टाइम। लोग ये सोचने लगेंगे अगर कंसिस्टेंटली चांदी के प्राइस बढ़ते रहेंगे तो लोग देखेंगे कि इसका सब्सटीट्यूट क्या है। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी बढ़ना सही नहीं है। सर चलिए अब बात कर रहे थे कैरेट के हिसाब से चांदी के यूजेज जो होते हैं, या चांदी के अगर बर्तन सेट की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, कॉइन्स की बात करें, तो उसमें कौन कौन से कैरेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अगर ब्रेकअप अगर दे हमारे दर्शकों को। सी अभी देखने जाए कि चांदी का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 93% हॉलमार्किंग होता है, जिसको 9 to 5% बोलते तो हैं। उसमें क्या क्या बनते हैं? उसमें सब आइटम सारे पूजा सेट, बर्तन, ज्वेलरी सब बन जाते हैं 92। तो स्टर्लिंग ज्वेलरी, स्टर्लिंग जो बोलते हैं, स्टर्लिंग को लोगों को काफ़ी महत्व होता है कि स्टर्लिंग मतलब कम टंच का चांदी। स्टर्लिंग मतलब जो है 92.5 हॉलमार्क जो बोलते हैं उसको स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं। उसमें 92.5% चांदी होती है, बाकी कॉपर होता है, कॉपर या अन्य मेटल अन्य मेटल होते हैं जो। और जब हॉलमार्किंग होता है तो उसमें अन्य जो मेटल होते हैं वो लेड फ्री होते हैं, जो अपने खाने की वस्तुओं में यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होते। ओके। सो 9 to 5 एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है। नेक्स्ट होता है 999, 99% का। 99 में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सब बर्तन बनते हैं। बर्तन भी ज्वेलरी नहीं बनती होंगी? ज्वेलरी नहीं बनती है। तो बर्तन जो प्लेन बर्तन होते हैं ना वो 99 की प्योरिटी में बन सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन होते हैं वो सब 9 to 5 में बनते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ और भी चांदी की ऐसी बारीक बातें जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, या कहें कि अनसुलझे पहलू जो लोगों को पता नहीं है चांदी के बारे में? एक मैंने देखा जाए कि चांदी की जो पाजेब होती है ना उसमें प्योरिटी में काफ़ी दिक्कत आती है। ओवरऑल आप कहाँ से बाइंग कर रहे हो तो उसमें एडल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ 30 टन से लेके 60 टन तक की पायल आती है, ऊपर में 92 फी आती है। तो वो एक पूरा ग्रे एरिया है। जब लोग बाइंग करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट और जब रीसेल करने जाते हैं तो उसमें प्राइसिंग में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि जब भी आप चांदी की प्रोडक्ट बाई करो, एक इंसिस्ट करिए कि चांदी का हॉलमार्किंग कर लो। हॉलमार्किंग महंगा नहीं है। हॉलमार्किंग खाली एक 35 रुपये पर पीस का हॉलमार्किंग लगता है, वो छोटा सा अमाउंट लेकिन है। छोटे शहर में करके देंगे अगर मैं मांगूंगा आप मांगोगे तभी होगा ना। आज जब गोल्ड का हॉलमार्किंग छोटे स्टोरों में हो रहा है तो चांदी का क्यों नहीं हो सकता है? अब फिर मैं क्लेम कर सकता हूँ कि आपने तो मुझे 92.5% चांदी की बात की थी, यहाँ पर तो 60% निकल जब आपके पास अगर किया ही नहीं होएगा तो आप कैसे बोलोगे? तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसा राहुल जी कह रहे हैं, अगर जब भी आप चांदी खरीदे तो आप हॉलमार्किंग की सर्टिफिकेट जरूर मांगे, ताकि आप क्लेम कर सके कि आपने तो मुझे इतना परसेंटेज शुद्धता की बात की थी, तो फिर प्राइस रीसेल क्यों कम मिल रहा है? ऐसा होता नहीं है। देखो ऐसे देखने जाए तो जूलर्स कोई करता नहीं है, मगर ऐसा चांस क्यों लेना? आप आपके जो जूलर्स उसको ट्रस्ट करो, विश्वास रखो, मगर हॉलमार्किंग मानने में कोई बिल्कुल नहीं। दायरा बहुत बड़ा है, मार्केट इतना बड़ा है, कौन कहाँ क्या कर दे, इसलिए आप अलर्ट रहना, सावधानी की जरूरत है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, प्राइस से लेकर तमाम शॉपिंग के तमाम टिप्स दिए कि चांदी कैसे खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस प्योरिटी की खरीदनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।